हाय गाइस, मैं मनोज शर्मा आप लोगों को संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा के परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का जो प्रमुख सेगमेंट है इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। भारतीय इतिहास 3 खंडों में विभक्त करके पढ़ाया जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बोर्ड का प्रयोग करेंगे। देखा जाए भारतीय इतिहास 3 खंडों में प्रथम खंड के अंतर्गत प्राचीन भारत, का इतिहास, द्वितीय खंड में मध्यकालीन भारत और तृतीय खंड में आधुनिक भारत। तीन खंडों में विभक्त करके सामान्य अध्ययन के लिए इतिहास का अध्ययन हम करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि इतिहास का तो अध्ययन हम करते हैं, बट इतिहास का लेखन किस तरह किया गया, किन स्रोतों पर आधारित होकर इतिहासकार इतिहास का लेखन किए। तो इतिहास लेखन के लिए प्रमुख रूप से 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं कि उस समय जो हमारे पूर्वज थे, जिन वस्तुओं का प्रयोग किए, जैसे महल, घर, सड़क, सिक्के, इन सभी का, मंदिर, इन सभी का हम उत्खनन में प्राप्त कर अध्ययन करते हैं कि उस समय किस तरह की अर्थव्यवस्था थी, किस तरह का कला था, किस तरह की राज्य व्यवस्था थी, और इस आधार पर हम इतिहास का लेखन करते हैं। दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी हम 2 वर्गों में विभक्त करके पढ़ते हैं, एक धार्मिक स्रोत और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में 3 तरह का आता है। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद आता है, जिसमें 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। उसके बाद वेदांत, आरण्यक, ब्राह्मण, ये सब आपको ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। इसके अलावा हम आते हैं आपको लौकिक साहित्य में मेगास्थनीज की इंडिका, मुद्रा राक्षस इत्यादि। और जब विदेशियों का विवरण में आते हैं तो समकालीन जो विदेशी आए थे, जैसे यूनानी में मेगास्थनीज हो गया, आपको स्ट्रोबो हो गया, हेरोडोटस हो गया, प्लूटार्क हो गया, प्लिनी हो गया, एरियन हो गया, स्ट्राबो हो गया। तो ये सारे यूनानी भारत में आए और भारत की व्यवस्था को उन्होंने लिखा। इसके बाद हम जब जाते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि चीनी यात्री भी भारत में आए और समकालीन भारत के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया। उसमें हम देखते हैं कि फाह्यान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया, और इत्सिंग जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का व्यापक रूप से वर्णन किया है। यह भी, इनके भी लेख हमें इतिहास लेखन के लिए स्रोत के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अरबियन लेखक में महमूद गजनवी के साथ आया, अलबरूनी हुआ, कुतबी हुआ। ये सारे अरबियन लेखक भी भारत में आए और भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन करके अपने पुस्तक में चले गए। जो वर्तमान के लेखक हैं, उन लेखकों ने इनके लेखों को स्रोत के रूप में लिया और इतिहास का लेखन किया।
तो इस तरह हम इतिहास का लेखन किए और इतिहास का लेखन करके हमने इतिहास को लिखा और उस इतिहास को आज हम भारतीय इतिहास के रूप में सिविल सेवा के लिए सामान्य अध्ययन का तैयारी करते हैं। अब हम आते हैं पुनः अपने पूर्व के खंड में प्राचीन, मध्य और आधुनिक यानी कि 3 खंडों में इतिहास को विभक्त करके पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को विभक्त करके पढ़ते हैं सिविल सेवा की परीक्षा के लिए। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि कहां से तैयारी करें, किस तरह तैयारी करें। तो आज तो क्लास में हम आप लोगों को केवल समरी बताएंगे, विस्तृत। नेक्स्ट क्लास में हम आपको हर खंड का विस्तृत विवरण बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम लोग कहां से आते हैं, आपको पाषाण काल से। प्राचीन भारत में हम लोग पाषाण काल, प्राषाण काल, उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक संस्कृति, उसके बाद उपनिषद काल, उपनिषद काल के बाद आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बाद महाजनपद काल। ये इस भाग का नहीं है, ये प्राचीन भारत का ही है। महाजनपद काल, उसके बाद मगध और मगध के राजवंश, इसमें हम आएंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद हम आएंगे शुंग, कर्ण है, उसके बाद विदेशी शक, कुषाण, पहलव, इसके बाद गुप्त तथा गुप्तोत्तर। ये चीज हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे, इतना चीज। अब एक एक चीज को मैं समरी संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा। एक मिनट पानी पी लूं। हम लोग आते हैं मुख्य रूप से सामान्य अध्ययन के लिए 3 भागों में हम लोग बांटते हैं पाषाण काल को। वैसे तो बहुत हम लोग जब ऑप्शनल रखते थे इतिहास में, चाहे अभी भी मेंस में रखेंगे, तो बहुत गहरा अध्ययन करना पड़ेगा पाषाण काल को। लेकिन हमें सामान्य अध्ययन के लिए पूरा पाषाण काल, जितनी आवश्यकता है उतना ही पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल, और लौह पाषाण काल। ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी का वर्गीकरण पाषाण पर आधारित और अर्थव्यवस्था के साथ किया गया है। जैसी पाषाण का इंस्ट्रूमेंट होता था, उसी तरह उतना ही उसी रूप में शिकार होता था। इस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हंटिंग इकोनॉमी थी। हंटिंग इकोनॉमी मतलब पाषाण से हम पशुओं का शिकार करते थे और उससे हम अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। लेकिन नवपाषाण काल आते आते मनुष्य स्थिर हो गया और एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, यानी कि एक जगह रहना शुरू कर दिया, कृषि कार्य करना शुरू कर दिया और चाक पर बने बर्तनों का प्रयोग शुरू किया। इसके अलावा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग शुरू कर दिया था। यद्यपि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया था,
कारण कि जब पत्थर तोड़ा गया तो चिंगारी निकली और चिंगारी निकलने के बाद ही आग का आविष्कार शुरू हो गया। लेकिन उस आग का व्यापक प्रयोग हम नवपाषाण काल में करते हैं, जिस समय हमारा ग्रामीण सभ्यता में पूरी तरह जन्म हो गया था। ग्रामीण सभ्यता का जन्म यानी कि नवपाषाण काल का हमें साक्ष्य विभिन्न स्थानों पर मिलता है। भारत के जैसे बिहार में हम चिरांद आते हैं, चेचर आते हैं, कश्मीर में गुफकराल बुरजाहोम में आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में नवपाषाण काल का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ताम्रपाषाण काल उस काल को कहते हैं जब मनुष्य पाषाण में यानी पत्थरों में तांबा को मिक्स करके इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर दिया और उस इंस्ट्रूमेंट पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को संक्षेप में इस तरह समझा जाए कि नवपाषाण काल में आते आते मनुष्य क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्वस प्रोडक्शन शुरू कर दिया। उस सर्वस प्रोडक्शन का क्या किया, व्यापार वाणिज्य किया। उसके बाद छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप किया और उस इंडस्ट्री डेवलप करने वाले, व्यापार वाणिज्य करने वाले वर्ग ग्रामीण सभ्यता से अलग हट के अलग स्थान पर रहने लगे और अपने लिए डबल स्टोरी मकान, शौच की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, मेन होल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उन्होंने किया जो वर्तमान में हमें कहाँ मिलता है, शहरों में मिलता है। वर्तमान में हमें शहरों में मिलता है। अतः इस सभ्यता को हमने क्या कहा, नगरीय सभ्यता कहा। नगरीय सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया कि ऐसी सभ्यता इससे पहले कभी नहीं देखी गई। यानी कि 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले हमारी नगरीय सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई, जो भारत के और भारत से सटे पाकिस्तान में के अनेक क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, ये सुदगा गैंडोर पश्चिमी क्षेत्र था जो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और दैमाबाद दक्षिणी क्षेत्र था जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद आलमगीरपुर पूर्वी क्षेत्र था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और पूर्वी क्षेत्र आपको ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, दक्षिणी क्षेत्र हो गया और उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के मालदा में। तो ये सभ्यता तो विकास कर रही थी कि किस तरह हम आपको हंटिंग इकोनॉमी से ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता में आए। लेकिन इसी समय एक वैदिक संस्कृति आती है। वैदिक संस्कृति आती है और वैदिक संस्कृति का विकास हमें देखने को मिलता है। इस वैदिक संस्कृति के प्रणेता आर्य माने जाते हैं। इस वैदिक संस्कृति के प्रणेता आर्य माने जाते हैं। आर्य ही वैदिक संस्कृति को जन्म दिए और इनका प्रारंभिक क्षेत्र जहां पर ये रहे उसको सप्त संदो क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? सप्त संदो क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति को भी हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन भाई? एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय हम देखते हैं 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का समय हम देखते हैं 1000 से 800 BC। तो इस समय ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी का हमें स्रोत ऋग्वेद है जो 10 मंडलों में है, 1028 सूक्त हैं, ऋचाएं हैं। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ जैसे आपको अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सभी से मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? सामाजिक व्यवस्था क्या था? जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया, जिसका सबसे पहले विरोध उपनिषदों में किया गया था, जिसका समय 800 से 600 BC है। उपनिषद काल के बाद इस व्यवस्था का विरोध सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में किया गया था, जो हमें 62 सेक्ट्स के रूप में मिलते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो था वह बौद्ध और जैन था। बौद्ध और जैन तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का विरोध किए और एक अलग सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किए जो
जन्म पर आधारित न होकर के कर्म पर था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। 16 महाजनपद में हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक क्षेत्रों में महाजनपदों का विकास हुआ। महाजनपद का मतलब क्या हुआ? महाजनपद का मतलब यह हुआ जन मीन्स जनता और पैर मीन्स पांव। जनता का जहां पैर पड़ा, जहां जनता स्थिर हो गई, उसे हम जनपद कहते हैं। तो इस तरह हम 16 महाजनपद हमें दिखाई देता है और 16 महाजनपदों में जो प्रमुख थे अवंती, वत्स, कौशल और मगध, ये 4 बहुत मजबूत महाजनपद थे। इन चारों महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष सबसे अधिक हुआ। मगध के बारे में विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। मगध के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए हम इसका थोड़ा सा पौराणिक और थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाकर देखते हैं। जब मगध का हम अध्ययन करते हैं तो पौराणिक रूप से जब देखते हैं तो मगध का पौराणिक कथा हमें किस वंश से मिलता है? बृहद्रथ वंश से मिलता है पौराणिक कथा। बृहद्रथ वंश का ही जो प्रमुख शासक था वह कौन था? जरासंध था, जिसे द्वंद्व युद्ध में परास्त किया गया था। लेकिन मगध के जब ऐतिहासिक कथा की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ऐतिहासिक कथा का जब अध्ययन करते हैं तो इसकी जानकारी हमें हर्यक वंश से मिलती है। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वह कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद हम आगे देखते हैं अजातशत्रु, उदयी, उसके बाद अन्य राजवंश जैसे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग वंश में शिशुनाग हुआ, कलाशोक हुआ और शिशुनाग वंश के बाद महापद्म नंद वंश का संस्थापक था, जिसका प्रमुख शासक धनानंद था। धनानंद के समय ही क्या हुआ? धनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था और सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर सका और मगध पर आक्रमण नहीं कर सका था। धनानंद के बाद आपको आते हैं अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना मगध में करते हैं। इस मौर्य वंश में प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हुए। इसके बाद शुंग वंश, ये ब्राह्मण वंश था। कर्म वंश, ये ब्राह्मण वंश था, ये उत्तर में थे और दक्षिण में भी ब्राह्मण वंश था। सातवाहन और वकाटक था। वकाटक वंश का ही प्रमुख शासक जो था प्रवरसेन, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी समय ये मरणोत्तर काल कहा जाता है। मौर्य काल के बाद इसी समय विदेशियों का भी आगमन भारत में हुआ, जिसमें शक, कुषाण और पहलव प्रमुख थे। कुषाण शासक इन सभी विदेशियों में प्रमुख हुए। कुषाण में कनिष्क प्रमुख शासक था। कनिष्क था, वृष था, भीम कटविशस था, कुजुल कटविशस था। भीम कटविशस ने ही भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी किया। कुषाणों के ही सामंत गुप्त थे। गुप्त में चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, इन दोनों ने अपनी उपाधि क्या धारण की? इन दोनों ने अपनी उपाधि धारण की महाराज। महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, यानी कि ये दोनों कनिष्क माने कुषाण के सामंत थे। लेकिन जब चंद्रगुप्त द्वितीय आया तो उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, यानी कि गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसके बाद हम आते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में आपको पुष्यभूति वंश कहां पर? कन्नौज में अपना राजनीतिक केंद्र बनाया, जिसका प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की विजय होती है। ये हमारा पूरी तरह से समरी है प्राचीन भारत का। आज इतना ही। कल पुनः मैं मध्यकालीन भारत का विश्लेषण करूंगा और आगे आप लोगों का अध्ययन करूंगा। इसके बाद हम आधुनिक भारत के विश्लेषण करेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत का अध्ययन कर आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरी तरह से पाषाण काल का डीप अध्ययन जो आपको सामान्य अध्ययन के लिए जरूरी है उसका अध्ययन करना शुरू कर देंगे। थैंक यू आज क्लास के लिए, धन्यवाद।